हेलो गाइस, स्वागत है आपका शुभ दी एक्सप्लेनर चैनल पर। और रॉन्ग टर्न सीरीज़ में आज आप देखने वाले हो उसका फोर्थ पार्ट, जिसका ऑफिशियल टाइटल है रॉन्ग टर्न 4 ब्लडी बिगिनिंग्स। ये मूवी 2011 में रिलीज़ हुई और इसमें हमें उन म्यूटेंट्स की बैक स्टोरी दिखाई जाएगी, इसलिए वीडियो एंड तक देखना। इस मूवी से जुड़ी कन्फ्यूजन को भी वीडियो के एंड में मैं दूर कर दूंगा और साथ ही साथ एंड में हम इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के बारे में बात करेंगे। तो अब ज़्यादा देर ना करते हुए जल्दी से स्टोरी स्टार्ट करते हैं। मूवी स्टार्ट होती है 1974 में और हमें दिखाया जाता है वेस्ट वर्जीनिया का एक सेनेटोरियम, जहाँ बहुत सारे डिफॉर्म पेशेंट्स रहते थे। वो सब इनब्रीडिंग और बर्थ डिफेक्ट्स की वजह से डिफॉर्म थे। वहाँ के इंचार्ज डॉक्टर ब्रैंडन डॉक्टर एन को उन पेशेंट्स के बारे में बता रहे थे। तभी एक पेशेंट डॉक्टर एन को पकड़ लेता है और उनके बालों में से हेयर पिन निकाल लेता है। वो दोनों आगे बढ़ते हैं और डॉक्टर ब्रैंडन डॉक्टर एन को हिल लिकर ब्रदर्स की सेल पर लेकर जाता है। वो भाई थे सॉटूथ, वन आई और थ्री फिंगर। डॉक्टर ब्रैंडन बताता है कि ये तीनों मिसेस हिल लिकर को एक जंगल में मिले थे, इसलिए उनका नाम हिल लिकर ब्रदर्स रख दिया था। मिसेस हिल लिकर को जब तक वो तीनों मिले थे तब तक वो अपने पेरेंट्स को खा चुके थे। डॉक्टर ब्रैंडन उन्हें वहाँ के सबसे खतरनाक पेशेंट्स बताता है, जबकि वो अभी बच्चे ही थे। वो बताता है कि एक अपने हाथ की 2 उंगलियां चबा गया और वो था थ्री फिंगर। एक अपनी आँख निकाल कर खा गया, वो था वन आई। और तीसरा अपने दांतों को दीवार पर घिसता रहता था, जिससे उसने कुछ वर्कर्स को भी घायल कर दिया था। अब आपको इन तीनों के नामों का मतलब पता चल गया होगा। डॉक्टर एन पूछती है वो इतना दर्द बर्दाश्त कैसे कर लेते हैं। तब डॉक्टर ब्रैंडन बताता है कि उन्हें दर्द महसूस ही नहीं होता। वो दोनों वहाँ से आगे बढ़ जाते हैं। जिस पेशेंट ने एन की हेयर पिन निकाली थी वो उनके जाते ही सेल का लॉक खोलने लगता है, लेकिन वो इतना स्मार्ट नहीं था। वो तीनों भाई भी उसे देख लेते हैं और उससे पिन मांगते हैं। वो पिन उन तीनों की तरफ फेंक देता है और जैसा कि आपको पता है उन तीनों में से सबसे ज़्यादा समझदार थ्री फिंगर था। वो लॉक खोल देता है। वो तीनों बाहर निकलते हैं और सिक्योरिटी गार्ड को मार के वो कंट्रोल रूम से जाके सारे सेल्स खोल देते हैं। इसके बाद वहाँ असली पागलपन शुरू होता है। वो डॉक्टर एन को पकड़कर उसे बिजली के शॉक देने लगते हैं और तब तक नहीं छोड़ते जब तक उसका पूरा दिमाग फ्राई नहीं हो जाता। उसके बाद वो डॉक्टर ब्रैंडन को पकड़ते हैं और अपनी स्मार्टनेस दिखाते हुए बड़े यूनिक स्टाइल में उसे भी मार देते हैं। इसके बाद सीन सीधा शिफ्ट होता है 29 साल बाद 2003 में और हमें दिखाए जाते हैं कुछ वेस्टर्न यूनिवर्सिटी के 9 स्टूडेंट्स जो कि बर्फ़ का मज़ा ले रहे थे। केन्या, जैना, विंसेंट, सारा, ब्रिजिट, काइल, क्लेयर, डैनियल और लॉरेन। उन्हें स्नोमोबाइल से अपने फ्रेंड पॉटर के कैबिन तक जाना था, लेकिन वो रास्ता भूल जाते हैं और बहुत तेज़ तूफान के बीच फंस जाते हैं। तभी उन्हें एक बिल्डिंग दिखाई देती है और वो उसकी तरफ आगे बढ़ जाते हैं, लेकिन उन्हें ये नहीं पता था कि अब उनकी समाधि बनने वाली है। वो वही सोनिटोरियम था जिसमें वो तीनों भाई रहते थे। अंदर जाके उन्हें पता चलता है वो किसी तरह का हॉस्पिटल था और वो आग जलाकर वहाँ बैठ जाते हैं, लेकिन वो अमेरिकन किड्स थे इसलिए उन्हें आराम से बैठना नहीं आता था। किसी सुनसान और अबेंडेंट जगह जाकर अमेरिकन किड्स का फर्स्ट रूल यही होता है कि उस जगह की पूरी तलाशी लो, क्या पता ड्रग्स या दारू की बोतल मिल जाए। वो सब भी वहाँ ढूंढना चालू कर देते हैं और इंचार्ज ऑफिस के रूम से उसे एक वाइन भी मिल जाती है। साथ ही उन्हें वहाँ पेशेंट्स की फाइल भी मिलती है, जिससे उन्हें पता चलता है कि यहाँ पर डिफॉर्म म्यूटेंट्स को रखा जाता था। इधर हम देखते हैं कि वो तीनों भाई किसी को वहाँ लेकर उस सैनिटोरियम तक आ चुके थे। विंसेंट, जेना और केन्या रात बिताने के लिए वहाँ पर बेड्स चेक करने जाते हैं और वहाँ उन्हें कुछ दिखाई देता है। विंसेंट उसे चेक करने जाता है। अंदर से उसके चिल्लाने की आवाज़ आती है। जेना और केन्या डर जाते हैं, फिर भी वो हिम्मत करके उसे ढूंढने जाते हैं। तभी वो उन्हें डरा कर उनके साथ एक घटिया सा प्रैंक करता है। इससे वो दोनों उससे नाराज़ होकर वहाँ से चली जाती हैं और हम देखते हैं कि वनाई उनका पीछा कर रहा था। उन सबसे माफ़ी मांगने के लिए विंसेंट अकेला ही जनरेटर चेक करने के लिए जाता है। उसे जनरेटर मिल जाता है और वो उसे ऑन कर देता है। अब क्योंकि वो अमेरिकन किड्स थे और किसी सुनसान और अबेंडेंट जगह जाकर, अमेरिकन किड्स का दूसरा रूल होता है अगर पावर ऑन हो जाए तो दबा के पार्टी करना। वो सब भी वही करते हैं और पूरे हॉस्पिटल को उथल पुथल कर देते हैं और उन्हें ये नहीं पता था कि कोई उन्हें छुपकर देख रहा है। पार्टी करते करते वो लोग ऑडिटोरियम तक पहुंच जाते हैं और वहाँ उन्हें एक रील पड़ी हुई मिलती है, इंस्टाग्राम वाली नहीं, और डैनियल उसे प्ले कर देता है। उस रील में दिखाया जा रहा था कि सबसे ज़्यादा एक्सट्रीम टेस्ट उन हिललिकर्स ब्रदर्स पर ही किए जाते थे। इस रील को देखकर लॉरेन ने बताती है कि उसका भाई हिलबिलीज के बारे में बहुत खौफनाक किस्से सुनाता था। वो बताती है कि वो सब इनब्रेड्स थे और साथ ही इंसानों को मारकर खाते थे, लेकिन कोई भी उसकी बातों पर यकीन नहीं करता और वो लोग सोने चले जाते हैं।
रात को सभी लोग सो रहे थे, लेकिन विंसेंट को नींद नहीं आ रही थी। वो वहाँ से उठ के घूमने लगता है। उसे सामने कोई दिखाई देता है। वो उसका दोस्त पॉटर था, जिसके कैबिन में उन्हें जाना था। जब वो उसके पास जाता है तो वो देखता है कि वो मरा पड़ा था, लेकिन इससे पहले वो कुछ कर पाता, सॉटूथ उसके गले में आयरन रॉड घुसा के उसे मार देता है। सुबह तक भी तूफान थमा नहीं था और वो सब अंदर रुके हुए थे। जेना सबसे विंसेंट के बारे में पूछती है, लेकिन किसी ने भी उसे नहीं देखा था। उन सब का सारा सामान भी गायब था। वो लोग सोचते हैं कि विंसेंट फिर से कोई भद्दा मजाक कर रहा है और वो सब उसे ढूंढने लगते हैं। काइल, केनिया, जेना और क्लेयर बेसमेंट में जाते हैं और वहाँ उन्हें अजीब सा केज मिलता है जिसमें बहुत सारे औजार रखे हुए थे। वो लोग आगे बढ़ते हैं तो उन्हें बहुत सारे सेल्स दिखते हैं जिसमें पेशेंट्स को रखा जाता था। उधर बाकी सबको वहाँ खून लगा मिलता है, जिसे देखकर उनकी टेंशन और ज़्यादा बढ़ जाती है। बेसमेंट में वो लोग डिवाइड हो जाते हैं और जेना किचन में पहुंच जाती है, जहां वो देखती है कि सॉटूथ पॉटर के टुकड़े कर रहा था। तभी थ्री फिंगर वहां आकर सॉटूथ को ले जाता है। जेना भी वहां से जल्दी से भाग जाती है और उन तक पहुंचकर वो उनको सब कुछ बताने की कोशिश करती है। तभी सामने से पॉटर की जैकेट में कुछ आके वहां गिरता है। केन्या उसे चेक करने जाती है और जैसे ही वो जैकेट खोलती है उसे दिखता है कि उसमें पॉटर का कटा हुआ सर था। अभी वो लोग कुछ समझ भी नहीं पाए थे। तभी वो तीनों भाई ऊपर बालकनी से बार वायर नीचे फेंक कर क्लेयर के गले में फंसा देते हैं और उसे ऊपर खींचने लगते हैं। काइल जल्दी से क्लेयर के पैर पकड़ लेता है और वो उसके पूरे खून में सन जाता है। काइल क्लेयर को नहीं बचा पाता और क्लेयर का सर उसके ऊपर आके गिरता है। वो लोग जल्दी से वहाँ से भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन उनकी स्नोमोबिल्स चल नहीं पाती। उन्होंने उसके स्पार्क्स प्लग निकाल लिए थे। अब उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि उन्हें क्या करना चाहिए। लॉरेन स्की चैंपियन थी और वो डिसाइड करती है कि वो स्की करके मदद बुलाने जाएगी। वो वहाँ से मदद बुलाने के लिए निकल जाती है। बाकी सबके पास कोई गर्म कपड़ा नहीं था और वो तूफान में बाहर नहीं रह सकते थे। वो लोग इंचार्ज के ऑफिस में खुद को लॉक करने का डिसाइड करते हैं। वो लोग जल्दी से जाके ऑफिस में घुस जाते हैं और ख़ुद को लॉक कर लेते हैं। बचाव के लिए उनके पास कुछ नहीं था, लेकिन उन्होंने बेसमेंट में बहुत सारे औजार देखे थे। इसलिए काइल, क्लेयर और सारा बेसमेंट में जाते हैं और थ्री फिंगर उनके पीछे पड़ जाता है। वो लोग केज में जाकर छुप जाते हैं और थ्री फिंगर के जाने के बाद वहाँ से हथियार लेकर निकल जाते हैं। उधर वन आई ऑफिस के दरवाजे में होल करके केनिया को पकड़ लेता है। ब्रिजेट उसके हाथ में ब्लेड मारती है और वो उसे छोड़ देता है और यहाँ इस मूवी की सबसे बड़ी गलती पकड़ी जाती है। मूवी के स्टार्ट में हमें बताया गया था कि इन भाइयों को दर्द महसूस नहीं होता है, इसलिए वो अपने बॉडी पार्ट्स निकाल कर खा गए थे। लेकिन यहाँ तो हमें कुछ और ही दिखाया गया। ब्रिजेट ने 2 बार उसके हाथ में ब्लेड मारा और उसने केन्या को छोड़ दिया, जबकि उन्हें अगर दर्द नहीं होता तो उन्हें वन आई का हाथ काट कर केन्या को छुड़ाना पड़ता, जिससे थ्री फिंगर को कोई फर्क नहीं पड़ता। इन्हीं सब गलतियों की वजह से रॉन्ग टर्न सीरीज की कबर खुदना चालू हुई थी। इधर वो सब बेसमेंट में से भाग रहे थे और सबसे पीछे डैनियल था। सॉटूथ डैनियल को पकड़ लेता है और किचन में जाकर बांध देता है। काइल और सारा ऑफिस में पहुंचकर देखते हैं कि डैनियल उनके पीछे नहीं था। वो तीनों उसे जिंदा ही काट रहे थे और उसकी चीखें उन सबको सुनाई दे रही थी। फाइनली बहुत सारी बहस के बाद वो उसे बचाने जाते हैं और काइल देखता है कि वो तीनों उसके मसल्स काट कर तेल में फ्राई करके खा रहे थे। डैनियल उस टॉर्चर से नहीं बच पाता और वो लोग डिसाइड करते हैं कि वो उन तीनों को फंसाएंगे। वो सब उन पर हमला कर देते हैं और भगाकर उन्हें सेल में बंद कर देते हैं। काइल उन्हें जलाकर मारने लगता है, लेकिन तभी केन्या उसे रोक देती है। जिन लोगों ने उसके फ्रेंड्स को मारकर खा लिया और सालों से वो कई लोगों को मारते आ रहे थे, आज फाइनली वो मरने वाले थे कि तभी केन्या की इंसानियत जाग उठी। उसकी इंसानियत तब नहीं जागी थी जब क्लेयर मर रही थी और काइल उसे अकेला बचा रहा था। तब नहीं जागी थी जब डैनियल को जिंदा खाया जा रहा था। लेकिन उन मासूम भाइयों की शक्ल देखकर उसकी इंसानियत जाग गई। वो काइल को उनका पहरा देने के लिए छोड़ देते हैं और खुद जाकर ऑफिस रूम में आराम करते हैं। लेकिन बदकिस्मती से वो जिस सेल में लॉक थे, 29 साल पहले भी वो इसी सेल में लॉक थे और जिस पिन से उन्होंने पहले लॉक तोड़ा था वो पिन भी वहाँ पड़ी थी। काइल के सोने के बाद थ्री फिंगर अपनी कला दिखाता है और लॉक खोल देता है और सॉटूथ उसे पकड़ लेता है। इधर केन्या काइल को चेक करने आती है। तभी जनरेटर बंद हो जाता है और सारी तरफ अंधेरा छा जाता है। वो देखती है कि वहाँ काइल नहीं था और सेल में वो तीनों भी नहीं थे। वो जल्दी से वापस आकर उन तीनों को सब कुछ बता देती है। तभी उनके दरवाजे पे कोई आ जाता है और उसका मुंह छुपा हुआ था। वो लोग सोचते हैं वो थ्री फिंगर है और उसे चाकुओं से मारने लगते हैं। फिर वो उसका चेहरा देखने के बारे में सोचते हैं। वो देखते हैं वो काइल था और उसकी जीभ कटी हुई थी। अब मैं क्या ही बोलूँ, इस सीन पर मैं आधे घंटे से ज़्यादा बात कर सकता हूँ, लेकिन आप समझ रहे हैं मैं क्या कहना चाहता हूँ।
खैर, वो सब वहाँ से भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो तीनों भाई उनके पीछे पड़ जाते हैं। भागते भागते वो एक कमरे तक पहुँच जाते हैं, जहाँ उनका सामान भी पड़ा था। वो लोग अपनी अपनी जैकेट्स पहन लेती हैं और खिड़की के सहारे वहाँ से बाहर निकलने का प्लान बनाती हैं। लेकिन क्योंकि वो एक सैनिटोरियम था, इसलिए सारी खिड़कियाँ वहाँ पर बंद पड़ी थी। तभी उन्हें एक टूटी हुई खिड़की मिलती है और वो दरवाज़ा लॉक करके उस खिड़की को तोड़ने लगते हैं, लेकिन वो उसके पीछे देखते हैं कि सारी बर्फ़ थी। सारा बर्फ़ को हटाने लगती है। तभी वहाँ वो तीनों भाई भी पहुँच जाते हैं। थ्री फिंगर उस दरवाजे को पूरी तरह से तोड़ने की कोशिश करता है। फिर सॉ टूथ उस दरवाजे को तोड़ने की कोशिश करता है, लेकिन इतने में सारा एक जगह बनाकर वहाँ से निकलने लगती है। लेकिन जैना बाहर नहीं निकल पाती और सॉ टूथ उसे एक ड्रिल से मार देता है। बाकी तीनों वहाँ से भागती हैं, लेकिन तीनों भाई उन्हीं की स्नोमोबाइल पे उनका पीछा कर रहे थे। सॉ टूथ ब्रिजेट को पकड़ लेता है, लेकिन ब्रिजेट उसके हाथ में चाकू मार देती है और वो उसे छोड़ देता है। एक और बार हमें पता चलता है कि स्टोरी के साथ कुछ सही नहीं है। ब्रिजेट वहाँ पर गिर जाती है। वन आई उसके ऊपर स्नोमोबाइल चढ़ा देता है और उसके ऊपर स्नोमोबाइल चढ़ाता ही रहता है, जिससे वो भी मर जाती है। इधर हमें दिखाई जाती है लॉरेन, जो कि ठंड में जमकर मर गई थी। लेकिन दुख की बात यह है कि रोड उसके सामने ही था, जो कि उसे तूफान में नहीं दिखा होगा और वो वहाँ थक कर बैठ गई होगी और वो ठंड से जमकर मारी गई। अब केन्या और सारा ही बची थी। हम देखते हैं कि केन्या भाग रही थी और वन आई उसके पीछे पड़ा था। वो केन्या को पकड़ने ही वाला था, तभी सारा उसे मार के नीचे गिरा देती है। हम देखते हैं कि ये उनका एक प्लान था। वो लोग स्नोमोबाइल लेके वहाँ से निकल जाते हैं, लेकिन पिक्चर अभी बाकी है। वो लोग इस बात से इतनी खुश थी कि उन्हें सामने लगे फेंस वायर नहीं दिखे और अपनी गर्दन कटवा बैठी। इसके बाद थ्री फिंगर वहाँ आता है और उनके सर ले जाता है, लेकिन बॉडी वहीं पड़ी रहती है और यहाँ ये मूवी एंड हो जाती है। जैसा कि आपको पता था, ये एक प्रीक्वल था, लेकिन ये प्रीक्वल का सेंस नहीं बनाता। इसमें हमें ये तो पता चला कि उन तीनों के नाम कैसे रखे गए थे, लेकिन बाकी लॉजिक बेकार थे। तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप इसको प्रीक्वल ना मान के एक रिबूट की तरह देखो। पहले 3 पार्ट्स को वैसा ही रहने दो। उन तीनों पार्ट्स की आपको स्टोरी बिल्कुल क्लियर है, उनको वैसा ही रहने दो। इससे मत जोड़ना। अगर इससे जोड़ोगे तो मूवी जुड़ तो जाएगी, लेकिन कोई सेंस नहीं बनाएगी। तो ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ, ये आपको अगले पार्ट में पता चल जाएगा। लॉन्ग रन ट्रायलॉजी को ऐसे ही समझो। इस पार्ट को रिबूट मान के चलो, जैसे बिल्कुल फ्रेश स्टार्ट हुई हो। आपके बाकी के डाउट्स मैं अगले पार्ट में कवर करूँगा, क्योंकि वो मूवी भी 2003 में ही बेस्ड है। तो अब बात करते हैं इस मूवी से जुड़े इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के बारे में। तो इस मूवी में थ्री फिंगर का रोल करने वाले एक्टर को चौथी बार बदला गया, यानी 4 पार्ट्स में अलग अलग थ्री फिंगर का रोल करने वाले एक्टर्स। और जिस एक्टर ने विंसेंट का रोल प्ले किया है, उसी एक्टर ने थ्री फिंगर का भी रोल प्ले किया है। क्यों, हो गए ना हैरान? इस मूवी को 19 दिन में ही शूट कर लिया गया था। इस मूवी को असली अबेंडेंट सैनिटोरियम में शूट किया गया था। जो हॉस्पिटल आपने देखा वो सच में सुनसान है। इस मूवी में मोस्ट ऑफ द स्नो रियल है। उस प्रोजेक्टर की रील में जो डॉक्टर दिखे थे, जो वन आई पर टेस्ट कर रहे थे, वो इस मूवी के डायरेक्टर हैं डकलान ओब्रायन। और फाइल में आपने जितने भी डिफॉर्म लोगों की फ़ोटोज़ देखी, वो सब क्रू मेंबर्स थे। और ये रॉन्गटन सीरीज़ की इकलौती मूवी है जिसमें सर्वाइवर्स नहीं बचे, एंड में सारे मारे गए। ये इस सीरीज़ की इकलौती मूवी है जिसमें कोई तीर से मरता नहीं दिखाया गया, यहाँ तक कि इसमें तीर का यूज़ भी नहीं किया गया। तो ये इस सीरीज़ की इकलौती ऐसी मूवी है जिसमें म्यूटेंट्स ने लड़कों से ज़्यादा लड़कियों को मारा। तो ये थे इस मूवी से जुड़े कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स जो कि आपको जान के मज़ा आया होगा। तो वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। तो मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए सबको